देखो, वीएसईपीआर थ्योरी है क्या? पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं। वैलेंस, हाँ हाँ, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी। क्या मतलब है? देखो, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी एलिमेंट के, जैसे मान लो फास्फोरस है, फास्फोरस की अगर बात करो, या कोई भी एलिमेंट है, मान लो फास्फोरस है, इसमें आउटर शेल जो होता है वैलेंस शेल, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मान लो इसके 3 इलेक्ट्रॉन कहीं बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएंगे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी एटम के पास देखे जा सकते हैं। ठीक है, एक होता है बॉन्ड पेयर और दूसरा होता है कैसा, लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करो तो दो तरीके से देख सकते हो आप, या तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा तो बॉन्ड पेयर बोल दिया जाएगा, या बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे लोन पेयर। ठीक है, इट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, और वो भी कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, और ये पार्टिसिपेट नहीं करता। इसको शॉर्ट में बीपी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में एलपी बोलते हैं। अब ये जो बीपी और एलपी होते हैं ना, इसके बारे में ही बात की जा रही है इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में, कि किस तरीके से इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्शन होता है, और ये रिपल्शन किस तरीके का होता है, किसके किसके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा, किसके किसके बीच में रिपल्शन कम होगा, और ये जो रिपल्शन होगा ये कैसे किसी ज्योमेट्री को डिस्टॉर्टेड बनाएगा या किसी ज्योमेट्री को रेगुलर रहने देगा, किस तरीके की ज्योमेट्री हमें देखने को मिलेगी किसी भी मॉलिक्यूल की, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक सिंपल सी बात ऐसे अपन समझते हैं, मान लो कि ये कोई फैमिली है, इसमें कोई ए पर्सन है, ये दूसरा कोई बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये अपने एक स्पेस में रहते हैं, अपनी एक जगह पे रहते हैं, ये सारे के सारे फैमिली मेम्बर, और एक दूसरे की लाइफ में इंटरेक्ट भी करते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट नहीं करते, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन भी है बट वो नॉर्मल है, और एक दूसरे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है कि इनका मामला क्या रहेगा, ये जो सिस्टम होगा पूरा, या ये जो फैमिली होगी, वो क्या होगी, स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें लड़ाई झगड़ा कम हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्प्यूट क्या है, लेस है। अब केमिस्ट्री में अगर बात करो तो केमिस्ट्री में डिस्प्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री के टर्म्स में रिपल्शन। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई मॉलिक्यूल बनना है AB4, तो AB4 अगर इस तरीके से बनना है मान लो, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये एक दूसरे को अब एक दूसरे के साथ अरेंज इस तरीके से करना चाहते हैं कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, मतलब मिनिमम डिस्प्यूट हो, अगर प्योर लैंग्वेज में बोलो। एक दूसरे के साथ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं ये, मतलब इतने इतने एंगल पे अरेंज होने की कोशिश करते हैं कि मिनिमम रिपल्शन हो। पूरी बात किसकी है, मिनिमम रिपल्शन की, ताकि मॉलिक्यूल क्या बने, स्टेबल बने। क्लियर हुई बात इतनी? अच्छा, रिपल्शन होगा क्यों भाई, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों दोनों निगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्शन हो सकता है।
ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके बीच में भी हो सकता है, ये भी है, ये भी है, इसके बीच में भी हो सकता है, रिपल्शन फोर्स लग सकता है। ठीक है, तो ये जो रिपल्शन है ना, ये एक दूसरे से, ये ए और बी, ये ए और बी, ये और ए और बी, ये ए और बी एक दूसरे से ऐसे अरेंज होते हैं, इस एंगल पे अरेंज होंगे कि वहां पे रिपल्शन कम से कम लगे। इतनी बात क्लियर है। अब इस रिपल्शन को कम करने के लिए अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग तरीके की ज्योमेट्री और अलग अलग तरीके के शेप बनते हैं। जिस तरीके से ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये सब अरेंज होते हैं, वो बनाते हैं आपके ज्योमेट्री और शेप को। तो अगर आपसे बोला जाए कि ज्योमेट्री की बात की जाए किसी मॉलिक्यूल की, या आपसे बोला जाए किसी मॉलिक्यूल के शेप की बात की जाए, तो क्या क्या चीज़ें उसको डिसाइड करेंगी, ये हम लोग बात करते हैं। ज्योमेट्री क्या है और शेप क्या है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे ज्योमेट्री डिसाइड करोगे और कैसे कैसे किसी का शेप डिसाइड करोगे किसी मॉलिक्यूल का, उसके लिए कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे काम में आता है। अगर हम शेप की बात करें तो शेप की बात होती है, शेप में हम लोग देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम, ये होता है आपका शेप। शेप अगर डिसाइड करना है किसी मॉलिक्यूल का, तो बॉन्ड पेयर देख लीजिए, बॉन्ड पेयर कैसे अरेंज्ड हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। बॉन्ड पेयर पर कौन डिपेंड करता है? शेप। लेकिन अगर बात करनी है ज्योमेट्री की किसी मॉलिक्यूल की, तो उसमें हम लोगों को बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को देखना पड़ता है कि इनके बीच में रिपल्शन किस तरीके का है। अगर दोनों को हम देखेंगे तब हम बता पाते हैं कि उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। अगर आपको केवल शेप को डिसाइड करना है तो आपको बॉन्ड पेयर पता है तो आप शेप बता सकते हैं। ठीक है, ये तो एक मोटी मोटी बात है। अब VSEPR थ्योरी का एक और बेसिक है जिसको हम लोग याद रखते हैं। जैसे मान लो ये NH3 मॉलिक्यूल है सपोज, तो NH3 में इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, कुछ एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर को ऐसे दिखाते हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कितने सारे पेयर दिखाई देंगे आपको इलेक्ट्रॉन का। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये। इसको हम बोलते हैं लोन पेयर LP, इसको हम बोलते हैं BP, इसको भी क्या बोलते हैं? BP बॉन्ड पेयर, इसको भी बोलते हैं BP। इतनी बात क्लियर है। अब क्योंकि ये बॉन्ड पेयर ये इलेक्ट्रॉन के ही पेयर हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन हो सकता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में भी रिपल्शन हो सकता है, इस बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन हो सकता है, और इस बॉन्ड पेयर और इस लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन हो सकता है। जब ये मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो ये सारे एक दूसरे को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि रिपल्शन क्या हो? मिनिमम हो। फैमिली को स्टेबल रखना है तो सोचा जाता है कि डिस्प्यूट कम से कम हो, सबको अलग अलग रूम दे दो, सबको अलग अलग फैसिलिटी दे दो, सबको मतलब अलग अलग तरीके के जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको फिल कर दो, तो क्या हो, उनको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ऐसा इंटरेक्शन भी ना रहे और एक दूसरे से थोड़ी बॉन्डिंग भी बनी रहे, एक फैमिली में वो रुक भी जाएं। तो ये एक तरीके से अगर बोलो तो ये एक फैमिली है। तो इसमें नाइट्रोजन के चारों तरफ हाइड्रोजन 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 और ये लोन पेयर इस तरीके से अरेंज होंगे कि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम लगे, जिससे ये मॉलिक्यूल बना रहे, ब्रेक ना। तो VSEPR थ्योरी कहती है, एक मोटी मोटी बात इससे निकाली गई VSEPR थ्योरी से, कि जो रिपल्शन होते हैं ना वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं।
लोन पेयर के बीच में अगर हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में अगर हो रहा है, या बॉन्ड पेयर के बीच में अगर है, तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर के बीच में होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ऐसा देखा गया कि अगर दो लोन पेयर हैं तो उनके बीच में रिपल्शन सबसे ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन उससे कम, और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे कम। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं इसके। VACPR क्या कहता है? VACPR कहता है इलेक्ट्रॉन पेयर आर always repelling each other and tries to remain apart. उतना दूर रहना चाहते हैं different electron pairs have different order of repulsion force. डिफरेंट ऑर्डर रिपल्शन फोर्स का क्या मतलब है कि अलग अलग फोर्स लगेगा। लोन पेयर है तो सबसे ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है तो उससे कम, बॉन्ड पेयर है तो सबसे कम। तीसरी चीज, अगर कोई मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखता है जिसमें लोन पेयर एब्सेंट है, लोन पेयर है ही नहीं, जैसे अगर CH4 की बात करो तो कार्बन को अगर देखो तो कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। इस तरीके से 4 बॉन्ड बना लेता है। अब 4 ही इलेक्ट्रॉन थे, चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर दिए, तो लोन पेयर तो इसके पास है नहीं। लोन पेयर तो वो होगा जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के, ये 1 2 3 4, ये चारों के चारों इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिए, तो इस कार्बन के पास Lp क्या होगा? लोन पेयर 0 होगा। ऐसे केसेस में जो ज्योमेट्री होती है वही होता है आपका शेप। G इज इक्वल टू होता है S, मतलब जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगा। ज्योमेट्री एंड शेप आर सेम। लेकिन अगर Lp प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तो शेप एंड ज्योमेट्री आर डिफरेंट। कैसे कैसे होगी अभी बात करते हैं। यहां तक कि कुछ मोटी मोटी बात थोड़ी बहुत दिमाग में बैठी। देखो, एक हम लोग आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है बेसिकली वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, कितने तरीके का होता है। लेकिन उसका थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा पार्ट उसका यूज में आएगा, उसकी बात कर लेते हैं। एक फैक्टर होता है Z, ये मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। क्यों कैलकुलेट किया जाता है वो सब बताते हैं आपको। Z फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अब अगर Z फैक्टर हमें मालूम है, सपोज अभी हम कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। अगर 2 है, Z अगर 3 है, Z अगर सपोज 5 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से होते हैं ये बात थोड़ी सी कर लेते हैं, डिटेल तो करेंगे। अगर Z इज इक्वल टू 2 है ना तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम होता है sp। Z अगर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम होता है sp2। Z 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम sp3। 5 है तो sp3d, और 6 है तो sp3d2,
और 7 है तो sp3d3। ठीक है। अब ज्योमेट्री की अगर बात कर लें, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री हमें लीनियर मिलती है। sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री हमें मिलती है tbp, ट्राई गोनल प्लेनर। sp3 अगर होता है तो ज्योमेट्री हमें मिलती है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री दिखा चुके हैं आपको पहले, कुछ कुछ याद आ रहा है आपको? sp3d2 होता है तो ऑक्टाहेड्रल, और ये होता है तो ये होता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल, और ये होता है तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। हाँ, कोई कुछ कह रहा है? ठीक है, ये थोड़ा सा मोटी मोटी बात ध्यान में रखते हैं, मैं बीच बीच में बताती रहूंगी। तो z अगर ये है तो हमारा आइडियली ज्योमेट्री ये होनी चाहिए। ठीक है, ज्योमेट्री डिपेंड करती है बीपी के ऊपर भी और एलपी के ऊपर भी। किसी में बीपी कितने हैं, एलपी कितने हैं, इसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री डिसाइड होती है। लेकिन अगर शेप की बात कर लो तो शेप केवल बॉन्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करता है। अब z निकालते कैसे हैं वो सीख लेते हैं, क्योंकि उसका हमें काम आना है। z कैलकुलेट कैसे करते हैं? z फैक्टर पता होगा तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा तो हम लोग शेप के बारे में, साइज के बारे में इनको प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमें z निकालना है तो z निकालने का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं और कैसे कैसे निकालते हैं। देखो विधि ये पढ़ा हुआ आपने, z कैलकुलेशन किसी के लिए? विकास अभिनव, विकास अभिनव क्लास में है? हाँ, पढ़ा है z कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? नहीं पढ़ा? अच्छा, देखो z कैलकुलेट करना है तो हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम Ca लिख देती हूँ, प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, और इसका हमें क्या करना है? हाफ कर देना, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड। इस पूरे का हमको क्या करना है? हाफ करना है। जब इसका हाफ करोगे तो z फैक्टर हमारा निकल आता है। अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग तरीके से निकलता है। देखो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमको निकालना है HCF2 के लिए, है ना? तो HCF2 का पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन इससे अटैच है। अब यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है ना, इसका मतलब जो साइड वाला एटम है ये मोनोवैलेंट है। तो दो मोनोवैलेंट एटम अटैच हैं फ्लोरीन के,
अब किसी के ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज कहीं पे दिख रहा है, कहीं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब ये हमें यूज नहीं करना है, ना ये यूज करना है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम जीनॉन है, जीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि जीनॉन एक इनर्ट गैस है। तो अगर हम लोग Z निकालें इसके लिए तो Z हम निकाल सकते हैं हाफ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 8, है ना। और मोनोवेलेंट एटम देखो निगेटिव चार्ज है नहीं, पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो ये वाली लाइन खत्म हो गई। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, एक फ्लोरीन ये, दूसरा ये, 2 एटम्स है, तो यहाँ पे 2 ले लिया। Z अगर देखो तो कितना आ गया यहाँ पे 5। क्लियर है बात। इसका मतलब Z जिसमें भी 5 आ गया तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो Z होता है बेसिकली Z होता क्या है, नंबर ऑफ Bp प्लस नंबर ऑफ Lp, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का एडक्ट होता है। अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं तो लोन पेयर का नंबर आप निकाल सकते हो। जैसे इस मॉलिक्यूल को देखो अगर, तो बॉन्ड पेयर इसमें 2 दिखाई दे रहा है, देखो 1 2 बॉन्ड बने हुए तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए। इसका मतलब इसमें Bp है 2, तो Lp निकाल सकते हो, Bp प्लस Lp होता है ये, Lp निकालना है तो Z माइनस Bp हो जाएगा। Z अभी अभी हमने इसमें कितना निकाला 5 इस मॉलिक्यूल के लिए, Bp 2 है तो Lp कितना आ गया 3 आ गया। इसका मतलब इसमें 3 लोन पेयर भी होंगे, और आपको कल या परसों किसी क्लास में बताया था कि लोन पेयर यहाँ पे इस तरीके से अटैच होते हैं। क्लियर हुई बात। अब किसी और मॉलिक्यूल में निकालते हैं, जैसे मान लो हमें निकालना है SO3 के लिए निकालना है, SO3 या SO2 के लिए निकालते हैं। SO3 के लिए निकालना है, चार्ज किसी के ऊपर है नहीं, तो क्या करें, सबसे पहले सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल जो एटम है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम इसमें सल्फर होगा, सेंट्रल एटम सल्फर होगा ना, तो सल्फर के लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अब चार्ज कहीं पे है नहीं तो हमें क्या देखना है, बॉन्ड पेयर कितने हैं। ठीक है, अगर बॉन्ड पेयर देखो तो बॉन्ड पेयर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, SO3 3 बॉन्ड पेयर है, ध्यान से देखो। नहीं, मैं आंसर नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो बॉन्ड पेयर पूछ रही हूँ, मैं आंसर नहीं पूछ रही। हम्म 2 पेयर पक्का। श्योर नहीं हो, अच्छा भाई देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है, जेड निकालने के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम वो हमने लिख लिया, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कुछ है नहीं अपनी स्पीसीज में, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम अटैच, मोनोवेलेंट का मतलब होता है जो सिंगल बॉन्ड केवल बना रहा हो। तो ये देखो ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कोई भी मोनोवेलेंट है ही नहीं। ये जो सराउंडेड एटम है ऑल ऑक्सीजन आर डाईवेलेंट, मोनोवेलेंट तो है ही नहीं।
मोनोवेलेंट एटम का नंबर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, डाईवेलेंट है तो इसका नंबर लिखना ही नहीं, मोनोवेलेंट 0, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं, सेंट्रल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, आउटर शेल में 6। तो यहाँ पे Z कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देख पा रहे हो? अब देखो बॉन्ड कितने बने हुए हैं, बॉन्ड अगर देखो आप तो बॉन्ड आपके कितने बने हुए हैं, एक दो बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे। अच्छा, VSEPR की एक और खास बात है, देखो VSEPR में क्या ध्यान रखना है, VSEPR थ्योरी में ना मल्टीपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड को भी क्या लेते हैं, सिंगल बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। यानी यहाँ पे हमको मल्टीपल बॉन्ड को भी क्या लेना है, अगर कहीं पे आपको दिख रहा है तो उसको सिंगल बॉन्ड कंसीडर किया जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे Z आ गया 3। अब Z अगर 3 आ गया तो एक यहाँ पे डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं करना है, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, तो 3 BP हो गए। और अगर 3 BP हो गए आपके पास और Z भी 3 है तो LP होगा क्या, LP 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है Z इज इक्वल टू LP प्लस BP होता है। जब BP ही 3 हो गए हैं तो LP को तो 0 होना पड़ेगा क्योंकि Z इज इक्वल टू क्या है आपका 3। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब ऐसा जो केस है इसमें जिसमें LP 0 है, इसमें जो ज्योमेट्री आएगी, जो आप जो भी ज्योमेट्री निकालोगे वही होगा शेप, जो शेप निकालोगे वही होगी ज्योमेट्री, सेम टू सेम आएगी, जिसमें LP होता है 0। और अगर हम देखें तो Z इज इक्वल टू अगर हमारा 3 आया था तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था, हाइब्रिडाइजेशन था sp2, और ज्योमेट्री जो थी वो ट्राइगोनल प्लेनर थी यानी TBP थी। TBP थी, और TBP होती कैसे है, ऐसे। जैसे आपकी वो थी ना, कल हम लोगों ने पढ़ा था एक मॉलिक्यूल BF3, इसकी ज्योमेट्री भी TBP थी ना, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, ट्राइगोनल प्लेनर में एंगल होता है 120 डिग्री का, तो बॉन्ड एंगल होगा 120, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और Z होगा 3, BP होंगे 3, LP होगा 0, ज्योमेट्री और शेप होंगे TBP। यहाँ तक की बात क्लियर है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चले, नहीं क्लियर है तो पूछ लीजिए। अब देखो, जैसे मान लो हम लोग ले लें HNO3। HNO3 में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन के अगर लास्ट में देखो तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। अब अगर आपको Z निकालना है तो Z होगा हाफ, पहले सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन ले लो 5, और मोनोवेलेंट एटम देखते हैं इसमें, अगर हम HNO3 का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करें तो HNO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। क्योंकि एसिड है तो एसिड में OH बॉन्ड जरूर होता है। HNO3 डबल बॉन्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमने ऑक्सीजन को किससे जोड़ दिया है, सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया।
ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया, और सिंगल बॉन्ड से जब अटैच कर दिया तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये तो डबल बॉन्ड से अटैच होगा, ये भी डबल बॉन्ड से होगा, ये भी डबल बॉन्ड से होगा, क्योंकि ये कैसा है, ये डाईवैलेंट है, ये भी डाईवैलेंट है, ये सारे ऑक्सीजन है तो ये भी डाईवैलेंट। मोनोवैलेंट कौन है, केवल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को अगर देखो ना तो ऑक्सीजन के लास्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये डाईवैलेंट होता है। तो Z निकालना है तो क्या करें, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है Ca, इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद हमें देखना है मोनोवैलेंट एटम इसमें कितने लगे हुए हैं, तो एक ही हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो अपना Z3 आ जाएगा। और Z अगर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2 होता है। Z2 के लिए sp, Z3 के लिए sp2, फिर Z4 के लिए sp3, फिर Z5 के लिए sp3 के साथ एक D लगा दो, फिर 6 के लिए sp3 D2 कर दो, और 7 के लिए sp3 D3। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे sp2 है, प्लेनर है, और अगर Lp देखो तो Lp कुछ होगा नहीं। Lp इसलिए नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन को अगर देखो तो नाइट्रोजन ने बॉन्डिंग कर ली, और यहाँ पे इसने 1-2 बॉन्ड यहाँ पे बना लिए, एक यहाँ पे बना लिया, तो अब इसके पास Lp का कोई फॉर्मेट नहीं है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर तो है नहीं इसका, डबल को हमने सिंगल दिखा दिया। जैसे ये आयन है देखो NO3 माइनस, इसकी अगर हम बात करें, इसमें निकालना है Z, तो NO3 माइनस में अगर देखो एक ऑक्सीजन को माइनस चार्ज दे दो, सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड बना लेगा, एक कोऑर्डिनेट बना लेगा। ये क्लियर है स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेट का मतलब एक दे देता है दूसरे को और दूसरे से लेता नहीं है, ठीक है। अब NO3 माइनस है ये, तो NO3 माइनस नाइट्रेट आयन है, तो इसमें देखो नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 को यूज कर लिया, और ये चौथे पांचवें को यहाँ पे दे दिया इसने, तो नाइट्रोजन के पास Lp क्या है, 0 है, Lp तो है नहीं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब किस में यूज होंगे, Bp में यूज होंगे। अब यहाँ पे Z निकालने की कोशिश करते हैं, हाफ नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन के लास्ट में होते हैं 5, और इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं मोनोवैलेंट एटम। इसमें कोई मोनोवैलेंट एटम दिखाई दे रहा है एक भी, कोई ऐसा है जिसने सिंगल बॉन्ड बनाया है केवल, हाँ, तो निगेटिव चार्ज वाला हो गया ना, लेकिन ये मोनोवैलेंट तो है नहीं। ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है, 2 बॉन्ड बनाने की होती है, तो ऑक्सीजन को हम लोग डाईवैलेंट बोलते हैं। तो हमने क्या किया था, फॉर्मूला जो लिखा था, फॉर्मूला में निगेटिव चार्ज को क्या करते थे, प्लस करते थे, माइनस करते थे। देखो प्लस निगेटिव चार्ज, कितना यूनिट निगेटिव चार्ज है, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, +1 करना पड़ेगा। निगेटिव चार्ज जितना भी यूनिट हो, 1 यूनिट हो, 2 यूनिट हो, 4 यूनिट हो, जैसे मान लो ये होता, तो यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ता है हमें, क्योंकि निगेटिव चार्ज कितने यूनिट है, 2 यूनिट। निगेटिव चार्ज को प्लस करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करते हैं। क्लियर है बात। कितने यूनिट है वो देखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव नहीं देखते, बस देखना है कि निगेटिव है तो प्लस करना है, और पॉजिटिव है तो माइनस करना है। तो Z कितना आ गया, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, sp2, ठीक है। शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होगा क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं। TBP ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो
ये तो थोड़ा थोड़ा हमने जेड निकालना सीख लिया। वैलेंस पेयर इलेक्ट्रॉन, ये जो शेल रिपल्सन थ्योरी है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जैसे मान लो हमने 3 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं हम लोग। एक लेते हैं, एक CH4 ले लेते हैं, तो CH4 ऐसा कुछ बनता है। एक हम लोग NH3 ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं H2O। पहले हम सबका क्या निकालें, Z निकालते हैं। ठीक है, तो Z निकालते हैं। फर्स्ट वाले में Z निकालते हैं। फर्स्ट वाले में जब Z निकालोगे तो कार्बन है सेंट्रल एटम, कार्बन के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। लास्ट में कितने होते हैं, 4 होते हैं, 6 नहीं होते। टोटल 6 होते हैं, लास्ट में होते हैं 4। मोनोवेलेंट एटम कितने अटैच हैं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन तो मोनोवेलेंट ही होता है। तो यहाँ पे Z कितना आ गया, 4, और Z 4 आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, लोन पेयर अगर देखो तो कोई है नहीं, सारे के सारे 4 किसमें 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए। तो Lp तो होगा ही नहीं, क्योंकि Bp कितने हैं, 4 हैं, स्ट्रक्चर से हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर Bp 4 है और Z भी 4 है तो इसका मतलब Lp क्या है इसमें, 0। तो इसमें जो ज्योमेट्री होगी वही क्या होगा, आपका शेप भी होगा। इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होती है और शेप भी होता है टेट्राहेड्रल। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो NH3 की बात कर लेते हैं। NH3 को अगर देखो तो NH3 में सेंट्रल एटम आपका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। यहाँ Z निकालना है हमें। यहाँ Z निकालने के लिए हाफ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है तो उसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 मोनोवेलेंट दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे भी Z क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा। क्लियर है। अब देखो बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं। तो Bp प्लस Lp होता है क्या, Z। Bp आपको 3 दिख रहे हैं तो Lp कितना हो जाएगा, Lp इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 1 आ जाएगा। ये मैंने पहले से स्ट्रक्चर में बना दिया है कि एक लोन पेयर है, पर हमने निकाला कहाँ से इसको, इससे Z निकाला फिर इससे। तो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है। H2O की अगर बात करो तो H2O में देखो Z निकालते हैं। हाफ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 होते हैं। अगर हम लोग देखें तो मोनोवेलेंट एटम एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये 2 हैं। तो यहाँ पे भी Z 4 आ गया, तो यानी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होना है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना है। और बॉन्ड पेयर देखो कितने, एक ये और दूसरा ये। तो Bp हमारे पास 2 है। तो आपको पता है Bp प्लस Lp इज इक्वल टू होता है Z, तो Lp इज इक्वल टू होगा Z माइनस Bp, और Z है आपका 4, Bp है 2, तो Lp भी कितने आ जाएंगे, 2। ये दिखाए गए स्ट्रक्चर में आपको 2 लोन पे, देख पा रहे हो। क्लियर है बात। अब देखो अगर हम लोग बात करें कि भाई ज्योमेट्री कौन सी है और शेप कौन सा है इन मॉलिक्यूल का, कौन ज्योमेट्री में चेंज ला रहा है और कौन ज्योमेट्री में चेंज नहीं ला रहा है, तो इसको देखो अगर, तो ज्योमेट्री इसकी होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है,
और ये अगर हम देखें तो इसका आ जाता है पिरामिडल। इसको अगर देखो, क्योंकि आपका इसको अगर देखो तो इसको बोलते हैं वी शेप और बेंट शेप। शेप कुछ इस तरीके से बनता है। इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल, और इसका शेप होता है आपका पिरामिडल। इसका शेप होता है वी शेप या बेंट से। अब इतनी सारी कहानी बताने का मतलब क्या है कि शेप चेंज कैसे हुआ। देखो, ये था बॉन्ड पेयर, ये भी था बॉन्ड पेयर। तो CH4 के मॉलिक्यूल में तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन थे केवल, देख पा रहे हो। जब हम लोग NH3 पे जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन सेम टू सेम है, sp3 ही है, ठीक है। ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल ही रहती है, लेकिन शेप अपना पिरामिडल हो जाता है। क्यों होता है? देखो, यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, लेकिन ये एक लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? बॉन्ड पेयर के रिपल्शन से। तो ये वाला जो लोन पेयर है ना, ये इसको ज्यादा पुश करेगा इन कंपैरिजन टू इन दोनों के रिपल्शन के। तो ये थोड़ा सा आपका दब जाएगा और ये शेप ले लेगा पिरामिड का, पिरामिडल शेप बन जाएगा। इसी तरीके से अगर H2O का स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे तो एक ही लोन पेयर था इसको प्रेस करने के लिए, इस बॉन्ड पेयर को प्रेस करने के लिए, ये इधर से प्रेस करता है। यहाँ पे दो दो लोन पेयर आ गए, तो पहले तो ये लोन पेयर में रिपल्शन होगा, क्योंकि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये पहले एक दूसरे को पुश करेंगे इधर, और फिर ये जो होगा ये इधर पुश करेगा इसको। अब की बार क्या होगा? और दब जाएगा ये स्ट्रक्चर। तो अब के बार ये स्ट्रक्चर लगभग ऐसा वी शेप, आप बोलोगे वी शेप तो ये होता है ना ऐसे, लेकिन H2O को हम ऐसे देख रहे हैं, अपोजिट में देख रहे हैं ऐसे। समझ आ रही बात? रिवर्स वी भी कह सकते हो, बट वी ही बोलते, वी शेप आता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सब में Z फैक्टर 4 है इन तीनों में, लेकिन एक टेट्राहेड्रल शेप दिखा रहा है, एक पिरामिडल शेप दिखा रहा है, और एक वी या बेंट शेप दिखा रहा है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि इसमें तो लोन पेयर है ही नहीं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, रिपल्शन इस तरीके का कुछ है नहीं, केवल बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर आता है रिपल्शन, लेकिन एक ही लोन पेयर है। इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन दो दो आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है? ये मॉलिक्यूल और डाउन हो जाता है, ये बॉन्ड और डाउन होता है इधर की तरफ, और यहाँ पे शेप बनता है वी शेप। अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री, यहाँ पे बॉन्ड एंगल सीधे 107 डिग्री हो जाता है अप्रॉक्सी, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 105 हो जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इधर से ये जो लोन पेयर है ना, ये यहाँ पे लोन पेयर था नहीं तो 109 था, यहाँ पे लोन पेयर ने दबाना स्टार्ट कर दिया इसको, तो ये 107 हो गया एंगल, और यहाँ पे दो दो लोन पेयर पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे और एंगल कम हो गया 105। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो आपसे पूछा जाता है कि H2O में क्या रीज़न है कि आपका बॉन्ड एंगल 105 हो जाता है जबकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। NH3 में बॉन्ड एंगल 107 हो जाता है जबकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और CH4 में 109 ही होता है। तो आप रीज़न बता दोगे। एक में लोन पेयर एक है तो एक ही तरीके का रिपल्शन होगा, दूसरे वाले में दो लोन पेयर आ गए तो और ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा? यहाँ पे बात चेंज हो जाएगी। क्लियर? फिर उसके बाद एक दो पॉइंट और हैं, जैसे कि अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किस केस में हमें मिलता है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। जब आपका
एलपी नहीं होगा, एब्सेंट होगा, तब हमें मिलेगी रेगुलर ज्योमेट्री। जो हम हाइब्रिडाइजेशन से निकालेंगे वही ज्योमेट्री हमें मिलेगी। हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो हम ज्योमेट्री याद करेंगे वही ज्योमेट्री हमें मिलेगी अगर एलपी एब्सेंट है। जैसा कि हमने ये जो हाइब्रिडाइजेशन लिखे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर का चार्ट लिखा हुआ है ना, तो वही स्ट्रक्चर हमें मिलेगा ये वाला। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है या Z2 है तो लीनियर मिलना चाहिए, 3 है तो TBP, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ये, 6 है तो ये, 7 है तो ये। हाँ, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन, यस। तो उसमें होल नंबर लेते हैं, उसमें और भी थ्योरीज हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का भी अभी ये तो Z से सिखाया है ना, अभी और भी तरीके हैं इसके, ठीक है। समझ आ रही बात? मैं कह रही हूँ कि उसके और भी तरीके हैं, आता है कभी कभी, किसी किसी फॉर्मूला से कभी कभी आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो BPLP वाला फॉर्मूला है ना, इससे सही बैठता है, सही आ जाता है। एक दो फॉर्मूला और बताएंगे जो हर जगह अप्लाई नहीं होंगे, बहुत सारी जगह तो अप्लाई हो जाएंगे लेकिन हर जगह नहीं होंगे, कहीं कहीं पे वैसे आ जाता है। जो आप बात करें ना 2.5 आ गया, 3.5 आ गया, तब क्या लेंगे, है ना? यही पूछना चाहते हो? हाँ, उसके लिए भी बताएंगे। यहां तक बात समझ आई? BPLP, ठीक है। तो देखो, अब कुछ शेप बताए गए इनके अकॉर्डिंग, VACPR के अकॉर्डिंग, तो वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। मान लो Z है अपना 2, Z अगर अपने पास 2 है तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है, मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है। Z अगर 2 है तो केवल एक कंडीशन बनती है कि मॉलिक्यूल बनेगा लीनियर और स्ट्रक्चर होगा AB2 टाइप। A होगा सेंट्रल एटम और ये होगा B होगा साइड एटम। केवल एक ही सिचुएशन है, लीनियर होगा, AB2 टाइप एटम होंगे, मॉलिक्यूल दिखाई देगा आपको, और इसमें भी क्या होगा, BP होंगे 2 और LP होगा 0। यही केवल कंडीशन दिखती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, CO2 की अगर बात करूं तो CO2 में बॉन्ड ऐसे बनते हैं, देखो BP ऐसे देखो तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिख रहे हैं ना आपको, 4 बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, VACPR में डबल बॉन्ड को भी क्या कंसीडर करेंगे, सिंगल कंसीडर करेंगे। तो जब इसको सिंगल कंसीडर करोगे मल्टीपल बॉन्ड को, तो यहाँ पे BP कितने हो गए, एक BP यहाँ पे, एक BP यहाँ पे, तो 2 BP हो गए। अब LP, कार्बन के पास 4 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और देखो चारों इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए अपने, तो चारों इलेक्ट्रॉन को अगर बॉन्ड बनाने में उसने यूज कर लिया तो LP होगा क्या उसके पास, नहीं होगा ना। बात समझ आई नहीं आई? VACPR थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन कौन से शेप बताए गए हैं, किस तरीके का मॉलिक्यूल होगा अगर हमारे पास Z है तो। अगर Z हमें पता है तो BP कितना होगा, LP कितना होगा, उसके बारे में इसमें बताया गया। तो अगर Z2 है तो केवल एक ही केस बनता है, उसमें BP 2 हो जाता है और LP 0 हो जाता है। और इस तरीके के केसेस ये हैं, जैसे BeCl2 की बात कर लो तो वो भी ऐसे होता है। अगर हम बात कर लें BF2 की बात कर लें तो ये भी ऐसे, HgCl2 की बात कर लें तो Hg बीच में आ जाता है, ClCl ऐसे, ठीक है।
सबको सेम कह रहे हो, यहाँ डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब VSEPR में डबल को क्या कंसीडर किया गया है, सिंगल। ठीक, देखो एक केस और बता देते हैं, फिर आज की क्लास आपकी ऑफ कर। दूसरा केस है, अगर z इज इक्वल टू 3 है, तो z इज इक्वल टू 3 में दो तरीके के केस बन सकते हैं। एक केस होता है जिसमें मॉलिक्यूल होता है AB3 टाइप, और एक केस होता है जिसमें मॉलिक्यूल होता है AB2L टाइप। L का मतलब लोन पेयर एक आ गया और बॉन्ड पेयर 2। यहाँ पे B3 बोल रहे हैं, मतलब बॉन्ड पेयर 3 है। इस तरीके के मॉलिक्यूल हमें देखने को मिल सकते हैं। Z इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे BP3 है और LP आपका 0 है। यहाँ पे BP2 है और LP1 है। टोटल इन दोनों का 3 आना चाहिए, क्योंकि Z इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ BP2 LP1, BP3 LP0। अब आप बोलोगे कि इसके पहले वाले में Z इज इक्वल टू 2 था, तो उसको हमने BP LP में 1 क्यों नहीं ब्रेक किया। ऐसा कोई मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है जिसके पास BP1 और LP1 हो, कोई मॉलिक्यूल बनता नहीं है। क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल देख ले AB3 का। अभी हमने देखा था जैसा कि अगर AB3 का एग्जाम्पल देखना है तो BF3 की बात कर लेते हैं। बोरॉन, बोरॉन जो होता है इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन अपने ये यूज कर लेता है फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने। तो बोरॉन के तीनों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो LP इसके पास होता नहीं है, 3 बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो LP 0 है। क्लियर है बात। ज्योमेट्री कैसी है, अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इसकी आती है TBP, ट्राइगोनल प्लेन। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाला, जिसमें बॉन्ड पेयर 2 ले रहे हैं और लोन पेयर 1 ले रहे हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है, इसमें बनेगा हमारा मॉलिक्यूल बेंट शेप या V शेप बन जाएगा इसमें मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री तो यही रहेगी लेकिन शेप चेंज हो जाएगा। इसमें बेंट शेप या V शेप बन जाएगा। कैसे, देखो इसका एग्जाम्पल है SO2 O3 SnCl2। ठीक है। इसके और एग्जाम्पल है SO3 भी है, AlCl3 भी है, SO2 O3 SnCl2 स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। SO2 की अगर बात करो, एक लोन पेयर बचेगा इसके पास। O3 की अगर बात करो, इस ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर बचेगा। SnCl2 की अगर बात करो, इसके पास एक लोन पेयर बचेगा। 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। देख पा रहे हो। अब और शेप हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।